हेलो फ्रेंड्स, हम खुद से पेंटिंग कैसे सीखें इस सीरीज में हमारा 9वां वीडियो है और आप सभी का इसमें स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने पेंटिंग को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करी, जैसे कि पेंटिंग क्या है, हमारा विजन कैसे बनता है, कि पेंटिंग एक लैंग्वेज है, उसकी ग्रामर क्या होती है वगैरह। आज मैं कहता हूं कि पेंटिंग एक कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन का अर्थ है कि अलग अलग चीजें जिन्हें हम कंपोनेंट कहते हैं को मिलाकर कुछ बनाया जाए। कॉम्पोजिशन शब्द आर्ट की हर फील्ड में यूज होता है, जैसे म्यूजिक, पोएट्री, पेंटिंग, एक्टिंग, फिल्म मेकिंग, डांस ड्रामा वगैरह वगैरह। म्यूजिक में अलग अलग ऊंचे नीचे सुरों को एक के बाद एक लगाकर कंपोजर एक ट्यून बनाता है। वैसे ही कविता में एक पोएट विषय के अनुसार चुने हुए शब्दों को यूज करके एक कविता लिखता है, और जब वो कविता किसी म्यूजिक और रिदम के साथ गाई जाती है तो वो गीत भी बन जाता है। अब क्योंकि पेंटिंग एक देखने और दिखाने की चीज है, एक विजुअल आर्ट है, तो बट नेचुरल है कि इसमें लगने वाले कंपोनेंट वही होंगे जो हमें आंखों से नजर आते हैं। ये कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? जैसे आकाश, बादल, समुद्र, पहाड़, पेड़, नदी, चट्टानें, जमीन, घास, घर, बिल्डिंग्स, रास्ते, पिलर्स, बाउंड्री वॉल्स वगैरह वगैरह। हर कंपोनेंट का साइज, शेप और रंग अलग अलग हो सकता है। इन्हीं कंपोनेंट्स को जब हम अपनी पेंटिंग में विषय के मुताबिक अपनी सिलेक्टेड फ्रेम में उनको छोटा या बड़ा बनाकर सही तरीके से फ्रेम में रखते हैं, तब वो एक विजुअल बनता है या कॉम्पोजिशन बनता है। अब इस सिलेक्टेड फ्रेम के विषय में मैंने अपने लेसन नंबर 4 में डिटेल में समझाया है कि फ्रेम क्या होती है और फ्रेम का सिलेक्शन विषय के हिसाब से कैसे होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या चूक गए हैं तो जरूर देखें, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कंपोनेंट्स दो तरह के हो सकते हैं। एक नेचुरल कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स जिनको नेचर बनाती है, और दूसरे वो जिनको इंसान बनाता है। नेचुरल कंपोनेंट्स के उदाहरण क्या हैं? जैसे आकाश, बादल, नदी, पेड़, पहाड़, जमीन, घास, ये सारी नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, ये नेचर बनाता है। लेकिन मैनमेड कंपोनेंट्स क्या हैं? जैसे रास्ते, बाउंड्री वॉल, घर, बिल्डिंग्स और वो सारी चीजें, और कभी कभी तो हमें ऑटोमोबाइल्स वगैरह भी नजर आते हैं। तो इस तरीके से वो सारी चीजें जो इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक खुद बनाता है, वो कंपोनेंट्स होते हैं। अब इनमें एप्लीकेशन का फर्क देखें। यहां देखें, हमारे सामने एक फ्रेम है जिसमें एक व्यू है, एक रिवरलेट या नदी बहती चली आ रही है। इसमें जितने भी कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, ये सब नेचुरल कंपोनेंट्स हैं। नेचुरल कंपोनेंट बनाते समय स्केल को इतने स्ट्रिक्टली एप्लीकेशन उसका नहीं होता। चीजें नेचर में किसी भी टाइप की हो सकती हैं, छोटी या बड़ी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पत्थर थोड़ा और भी बड़ा बन जाता तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये जो
पत्थरों की ये छोटी बड़ी हो जाती, थोड़ी लंबी हो जाती, तो कोई बहुत उससे फर्क नहीं पड़ता। पेड़ जो हैं ये थोड़े मोटे भी हो सकते थे, थोड़े पतले भी हो सकते थे, पत्तियां इधर की उधर उधर की उधर हो जाए तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर स्केल इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। हाँ, लेकिन आपको नेचुरल व्यू जब आप बना रहे हैं तब भी दूरी और पास होने का एहसास बनाना पड़ता है, और वो बनता है पर्सपेक्टिव से। तो पर्सपेक्टिव मैंने आपको समझाया है मेरे 8th लेसन में, प्लीज उसको भी गौर से देखें। तो जैसा मैंने कहा कि नेचुरल कंपोनेंट्स में स्केल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उतने स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होती, क्योंकि नेचर में कुछ भी पॉसिबल है। प्रकृति कुछ भी नाप जोक के नहीं बनाती। समुद्र, पहाड़, नदियां, घाटी, पेड़ नेचर ने नाप कर नहीं बनाए हैं, किसी इंजीनियर ने उस पर काम नहीं किया है। पर हाँ, नेचर में एक और रूल जो दिखता तो नहीं है पर महसूस होता है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ नेचर, यानी ग्रेविटी। कोई भी चीज एक लिमिट तक ही झुकेगी, अदरवाइज वो नीचे गिर जाएगी। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी एक कॉमन सेंस की बात है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। बाकी नेचुरल कंपोनेंट बनाते समय कोई बहुत सीरियस स्केल या एंगल्स ये सब नहीं लगते। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन नेचर, छोटा या बड़ा। अगर यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ भी हो सकता था, ऐसा जरूरी नहीं कि बड़ा पेड़ है तो छोटा नहीं होगा। एनीथिंग इज पॉसिबल इन नेचर। हम आर्टिस्ट हैं, हमारा काम उस व्यू की ब्यूटी को पकड़ना है, ना कि एक कैमरे की तरह एग्जैक्टली जो जैसा जहां है उसको वैसा का वैसा ही बनाना जरूरी है। इट इज नॉट नेसेसरी। उस जगह की, उस व्यू की ब्यूटी आ जाए, हमारी कोशिश यही होती है। अब हम बात करते हैं मैन मेड कंपोनेंट्स की। इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को बनाता है, जैसे घर, रास्ते, ब्रिज, गाड़ी, बाउंड्री और जाने क्या। यहां पर आप देखेंगे हर चीज एक कैलकुलेशन के साथ बनी है। हर चीज पर्सपेक्टिव, कैलकुलेशन, इक्वी डिस्टेंस। तो इन कंपोनेंट्स में या मैन मेड कंपोनेंट्स में आपको कैलकुलेशन साफ साफ नजर आता है। हर चीज का डिस्टेंस, हर चीज की हाइट, विड्थ, ये कैलकुलेशन आपको साफ नजर आता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सारी चीजें भी इसके अंदर हमको दिखती हैं। मैन मेड कंपोनेंट्स में पर्सपेक्टिव बहुत सीरियसली लगते हैं। जैसे आप यहां देखें, ये ऊपर चढ़ती हुई सीढ़ी है, देखने वाला यहां खड़ा हुआ है और वो महसूस करेगा कि ये सीढ़ियां जो हैं, हालांकि वहां पर जो सीढ़ी का डिस्टेंस है वही यहां पर है, लेकिन देखते समय ये इस तरह पर्सपेक्टिव नजर आते हैं। खंबे, खिड़कियां, मेहराबें, गुंबद, इन सारी चीजों में आपको कैलकुलेशन नजर आता है। इन कंपोनेंट्स को बनाते समय हमें एक आर्किटेक्ट या सर्वेयर की तरह ही सोचना चाहिए। अगर इसमें चूक हो गई तब वो पूरा व्यू लॉजिकल नहीं है। अगर ये खंबे जो हैं ये थोड़े इस तरफ झुके होते या इस तरफ झुके होते तब वो बहुत अटपटे लगते, वो वहां पर सही नहीं लगा। आज की लाइफ में नेचुरल और मैन मेड कंपोनेंट्स हमें हर जगह दिखते हैं। उनको सही तरीके से हैंडल करके हम बहुत सुंदर कंपोजिशंस या पेंटिंग बना सकते हैं। यहां पर आप देखें कि इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल कंपोनेंट्स।
जहां जहां मैन मेड कंपोनेंट्स हैं वहां पर स्ट्रेट लाइंस, इक्वल डिविजन्स, कर्व्स, पर्सपेक्टिव, एंगल्स, ये सारी चीजें बहुत केयरफुली सोच समझ के बनाई। लेकिन पीछे जो नेचर है, जैसे ये पेड़ हैं, आकाश है, इसके अंदर कोई स्केल नहीं है। तो आई होप कि कॉम्पोजिशन का एंगल भी आपको पेंटिंग में समझ में आया होगा। इन वीडियोस को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अगर चाहें तो डाउनलोड करके भी रखें, क्योंकि ये छोटे छोटे वीडियोस आपको बार बार एक आने वाले प्रॉब्लम जो आपको पेंटिंग में आ सकते हैं उन्हें सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अब हम तैयार हैं कि हम खुद ब्रश, पेंट और कागज लेके अपनी पेंटिंग्स बनाना शुरू करें। अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल्स दूंगा, समझाऊंगा कि हमें मटेरियल कौन से यूज करने चाहिए। यहां पर एक क्वेश्चन आप कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो वाटर कलर्स के विषय में ही बात हो रही है, एक्रेलिक और ऑयल के विषय में बात नहीं हो रही है। तो यहां मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए, पेंटिंग है, इसी पेंटिंग को आप ऑयल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्रेलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर क्योंकि वाटर कलर पेंटिंग सीखने का मेरे हिसाब से सबसे सिंसियर मीडियम है। पहली चीज तो ये कि ये जल्दी होते हैं, दूसरी चीज ये कि ये इकोनॉमिक है। अगर करते हुए हमसे बिगड़ जाए तो उसको अबंडन करने में हमें दुख नहीं होता। तो इसलिए वाटर कलर, इसमें एक बात और देखिए कि वाटर कलर्स में करेक्शन करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अक्सर लोग वाटर कलर्स में नहीं फंसते, वो ऑयल और एक्रेलिक की तरफ भागते हैं, क्योंकि वो मीडियम सूखने के बाद आप उनको चेंज कर सकते हो। वाटर कलर में ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने कहीं कोई गलती कर ली है तो आप उसको कितना भी पानी लगा के धोने की कोशिश करें या दोबारा कलर लगाने की कोशिश करें, वो नहीं बनेगा, बल्कि और बिगड़ता चला जाएगा। तो वाटर कलर जो है ये एक इतना इनोसेंट और सिंसियर मीडियम है आपको सिखाने के लिए, जो आपको आपकी गलतियों को बता बता के आपको सुधारता है। अब जब हम एक वाटर कलर कर लेते हैं तो हम उसी सीन को और रेक्टिफाई करके कैनवास पर कर सकते हैं, ऑयल या एक्रेलिक यूज कर सकते हैं। उस समय हम जो भी बनाने जा रहे हैं हम उसको रीडू कर रहे हैं, हर ऐप को, हर उस गलती को हम करेक्ट कर लेते हैं जो हमने वाटर कलर में की है, और तब हम उसको ऑयल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव मीडियम है। कैनवास सस्ते नहीं होते, ऑयल और एक्रेलिक कलर्स की कॉस्ट कम नहीं होती, तो वो हमेशा आप तब यूज करें जब आप श्योर हो कि हाँ यही ऐसा ही बनना है। उसकी स्केल, उसके कलर्स सारी पहले से प्लानिंग कर लें, तब आप ऑयल और एक्रेलिक पे जाएं, तब वो अच्छे बनते हैं। तो बेसिकली वाटर कलर जो है ये स्टार्टर है। ऑयल और एक्रेलिक पे जाने के लिए आप कभी भी जा सकते हैं, तो इस बात को ध्यान दें। तो अगली बार जब हम बैठेंगे तो मैं आपको मटेरियल और मीडियम्स के बारे में डिटेल्स दूंगा, आप उनको मंगा सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। चलिए, तो हम यहाँ पर इस वीडियो को बंद करते हैं और अब तैयार होते हैं कि हम खुद पेंटिंग कैसे करें। जितना बोल के समझाना था, प्रैक्टिकली दिखा के समझाना था, मैंने आपको दिखाया है।